हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा यहाँ पर मनरेगा। मनरेगा का संबंध किस प्रकार से कोरोना वायरस से है और कोरोना वायरस और मनरेगा दोनों मिलाकर किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर इस समय आजीविका को लेकर के एक संकट उत्पन्न हो चुका है, उस संकट को ये मनरेगा किस प्रकार से हल करने में मदद करेगा। हम इन सारे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में आजीविका की जो गारंटी देने वाली स्कीम है, उस स्कीम ने न केवल लोगों के हाथ में मदद पहुंचाई है बल्कि जल संरक्षण के लिए भी एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य करने की योजना सरकारों ने बनाई है इस मनरेगा के तहत। तो हम ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हम इसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि मनरेगा क्या है, किस प्रकार से ये आया है और सरकार के लिए इस समय ये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए किस प्रकार से ये सहायक सिद्ध हो रहा है इस वर्तमान परिस्थिति में। चूँकि आप देखेंगे तो ये वर्तमान परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि यहाँ पर जो शहरों में रहने वाले रोजगार की तलाश में गए हुए लोग थे वो यहाँ पर पलायन कर रहे ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर एक जो सबसे मूलभूत ज़रूरत है वो है यहाँ पर कि उन लोगों को किस प्रकार से रोजगार प्रोवाइड कराया जाए कि उनके हाथ में पैसा जा सके। तो इसी को लेकर के यहाँ पर कुछ स्कीम्स रही हैं पहले भी। उस स्कीम में यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट सरकार के सामने आया है तो वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो सरकार इसके तहत क्या कर रही है, सरकार इसके तहत यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर नौकरी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है। तो देखिए, इस एक्ट की आपके सामने प्रतिलिपि रखी गई है यहाँ पर। तो ये जो एक्ट है ये एक अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। तो 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, उसमें कुछ चीज़ों को इसमें लाया गया था, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2006 का, इसके रूल्स को यहाँ पर देखा गया। फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड 2006 है, इसको भी यहाँ पर देखा गया। फिर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स 2011, इसको भी यहाँ पर देखा गया। फिर नोटिफिकेशंस जो होती हैं इस पर अन्य राज्य के जो डिफरेंट लोग होते हैं जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके लिए खासकर ये वाला जो एक्ट है वो यहाँ पर लाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, ये यूं ही नहीं आया। इसको लाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार के जो यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पर मिनिमम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना, इसका एक उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के तहत यहाँ पर बहुत सारी जो स्कीम्स पहले से चली आ रही थी उन सारी स्कीम को यहाँ पर एक कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे NREP कहा जाता है, उसे इसके तहत मर्ज कर दिया गया। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो हुआ करता है, जिसे हम RLEGP नाम से जानते हैं, इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। फिर यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना, जिसे हम JRY के नाम से जानते थे, इसको मर्ज कर दिया गया। फिर यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया। तो इसमें मर्ज करने वाले का उद्देश्य ये था कि एक बृहद रूप से एक बहुत बड़ा स्कीम बनाया जाए, जिसके तहत भारत के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन टेरिटरी के रहने वाले जो यहाँ पर लोग होते हैं इनको इसमें समाहित कर लिया जाए। और इसके तहत क्या किया गया कि 2003 में यहाँ पर जो देखेंगे आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लेकर के आया गया था। फिर इसके बाद 2003-04 में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बढ़ा दिया गया। फिर इसके तहत क्या किया गया कि जो जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे यहाँ पर लोग रहते हैं, जो हाउस होल्ड रहते हैं रूरल एरिया में, उनको यहाँ पर इसके तहत मर्ज करना था। इसी के तहत इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आया गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। जब UPA सरकार थी यहाँ पर, उनके द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फिर उसके तहत रखा गया था कि उसके तहत ये रखा गया था कि जो मिनिमम प्रोग्राम है इसके तहत यहाँ पर मिनिमम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और ये लोग कौन रहेंगे, ये अनस्किल्ड वर्कर रहेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले रहते हैं। इनको यहाँ पर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। और इसी के तहत यहाँ पर एक बिल लेकर के आया गया था 2014 में, जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल 2004। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों के तहत बहुत सारी जो कार्यविधि चलती रही। यहाँ पर मिनिमम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था।
इसके तहत ये सारी जिम्मेदारी ये थी कि जो शहर जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में ये सारा उपलब्ध कराना था। और ये हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह विदिन 6 मंथ का जो है इसका कमेंसमेंट जो डेट उसका रजिस्टर्ड किया गया, उस रजिस्टर्ड डेट के तहत उसे 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना इस एक्ट के तहत यहाँ पर लाया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था। इस ऑब्जेक्टिव के तहत ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हो रहा था उस पलायन को यहाँ पर रोका जाए। उसके लिए ये जो एक्ट था ये मुख्यतः 2005 में लेकर के आया गया था। ये जो एक्ट था इसको यहाँ पर 2005 में 5 सितंबर 2005 को इसे पार्लियामेंट में अपर हाउस लोअर हाउस में इसे पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिया था और इसके बाद यह एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया था। फिर इसका वैसे स्टार्ट में जो प्रारंभ में इसका नाम था नरेगा नाम था, लेकिन फिर बाद में इसमें 2 अक्टूबर 2009 को इसे इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया था द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उससे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, लेकिन बाद में 2009 में इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कर दिया गया था। तो ये सारा का सारा जो था ये कब आया था, 1 अप्रैल 2007 से ये इस तरीके के नाम ये इसने अडॉप्ट कर लिया था, रख दिया गया था। फिर क्या था कि यह प्रारंभ में सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं था, इसको धीरे धीरे फिर जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर में ये एक्ट 23 जो एक 2007 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। फिर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को फिर से 2009 में भी अमेंड किया गया था। तो ये सारी धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें में परिवर्तन आते गए। इसमें धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर इसमें परिवर्तन आते गए। तो ये तो मैंने बात कर लिया दोस्तों इस एक्ट से संबंध में। अब हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है वह किस प्रकार से यहाँ पर लागू होती है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर यही देखने वाली बात है कि जो हमारा अभी वर्तमान में जो मजदूर वर्ग है वह ग्रामीण क्षेत्र में पलायन कर रहा है। तो उसी के मद्देनज़र ये जो हमारा मनरेगा का जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कह सकते हैं कि एक वरदान की तरह साबित हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर उन लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में। तो देखिए क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका ये मानना है कि भारत के लोगों को इस खतरनाक कोरोना वायरस से सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचानी है बल्कि उन्हें अपनी जीविका को भी बचानी है। कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस बीमारी जो है कोविड-19 के फैलाव से सबसे अधिक जो प्रभावित वाला क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और गरीब क्षेत्र है। तो इससे कैसे इसको उबारा जाए, तो वहीं देखना होगा कि गरीबों के समक्ष एक बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का कारण स्वास्थ्य संबंधी संकट है। वहीं दूसरी तरफ जीविका के अभाव में ये जो ग्रामीण क्षेत्र है ये पलायन कभी शहर में करता है कभी ग्रामीण क्षेत्र में करता है और अल्टीमेटली इनको दंश झेलना पड़ता है इस गरीबी का, मजबूरी का। तो ऐसी परिस्थिति में सोचने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट जिसे मनरेगा कहते हैं वह किस प्रकार से इन सारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो उसी क्रम में यहाँ पर देखना ये होगा कि जो मनरेगा है एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी किया जाता है और वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हमेशा से हम देखते आए हैं कि जो जल संरक्षण की जो नीति है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि जो तालाब होते हैं, बावड़ियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, इनको साफ़ सफाई करके संरक्षित करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है और ये कार्य इन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा अच्छे से कराया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उन लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो उनसे संबंधित कार्य कराने की जो 100 दिनों की मिनिमम अवधि है वो भी हमें पूरा हो जाएगा। तो ये सारा कार्य किया जा सकता है बाकायदा जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सभी का ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत एक अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखा जा रहा है जिसको यहाँ पर सरकार ने बहुत हद तक इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करी है। इसी क्रम में यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं मज़दूरों को लेकर के। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि आप देखेंगे तो भारत सरकार की जो 10 अप्रैल 2020 तक ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत जितने भी बकाया पेंडिंग्स थी वो किसानों या मजदूर जो हुआ करते थे, जो कार्य करने वाले थे, जो रजिस्टर्ड थे मनरेगा के तहत, उनके खाते में पैसा पहुंचा दिया गया। फिर मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ये पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में जाना है, जैसे कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो ऐसा लगभग 10 करोड़ अकुशल श्रमिकों का बकाया मजदूरी पेंडिंग अभी भी है जिसे सरकार को पहुंचाना है। चूँकि 13 अप्रैल 2020 तक अकुशल, जिसे हम अनस्किल्ड वर्कर्स कहते हैं, श्रमिकों की मजदूरी पर लगभग 694 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये है MIS की
जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान रकम सीधे कुशल और अकुशल मजदूरों के खाते में डाली गई है, वह लगभग 627 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि दो राशियाँ यहाँ पे पहुँचाई जा चुकी है, एक है 694 करोड़ की और दूसरी यहाँ पर 697 करोड़ की है। फिर यहाँ पर ग्रामीण रोजगार के तहत कुशल, अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिक आते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है, यह हमें समझना होगा। तो देखिए, मनरेगा के तहत मुख्य कार्य क्षेत्र 3 हैं, जिसने मनरेगा के अधिकांश कार्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं। पहला ये है कि व्यक्ति विशेष की ज़मीनी जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रह और सूखे की समस्या से निजात उपाय, ये 3 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो 2020 की जो तारीख 13 तारीख तक जितने भी कार्य थे, उन कामों से जुड़ी हुई जो भी मांग थी उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा मंगाया गया। फिर वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल महीने तक आने वाले मांगों की महज 15% था। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मंगाया गया, उसके तहत यहाँ पर कार्य की योजना बनाई गई। फिर यहाँ पर देखना होगा कि इससे साफ है कि जो ग्रुप में लेबर वर्क है, जिसमें कई समूह बटे हुए हैं, इस ग्रामीण जो रोजगार कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस है उसमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हतोत्साहित करना है, ताकि इसलिए वित्त वर्ष में व्यक्तिगत जमीन पर काम करने की जो पहली प्राथमिकता है उसे दी जा सके। फिर जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संरक्षण अभियान का मुख्य काम भी मनरेगा के जरिए हो रहा है, जिसके मंत्री यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, जल संरक्षण को लेकर के, तालाब नदियों के साफ सफाई को लेकर के यहाँ पर। लेकिन कोरोना वायरस के खौफ ने क्या किया कि ऐसे काम को भी कम कर दिया है, क्योंकि लोगों में ऐसे डर की भावना उत्पन्न हो गई है, तो लोग काम करने नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे बाकायदा उन लोगों को समझा रही है, उनको बाकायदा प्रिकॉशंस दे रही है, उनके साथ अधिकारी रह रहे हैं, तो उनमें एक हिम्मत बढ़ाया जा रहा है ताकि उनको एक जीविका का जो संसाधन है उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। तो इस वित्त वर्ष में जल से जुड़े जो कार्य हैं उन कार्य पर खर्चे के लिए पैसे अभी तक महज 21.6% ही हो पाया है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कार्य और राज्यों के वार दिया हुआ है, जैसे कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत जल से जुड़े कार्यों पर कम हुआ खर्च। तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्रम संख्या राज्य, फिर ब्लॉक की संख्या, फिर जल से संबंधित कार्यों की जारी हुआ है, पूरा हुआ है, या फिर जल से संबंधित कार्यों का काम कुल प्रतिशत कितना हुआ है, जल से जुड़े कार्यों के कितने लागत खर्च आया है, फिर सभी कार्यों पर खर्च कितना आया है, तुलना की जाए तो इनमें खर्चा होने का प्रतिशत कितना है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। चूँकि ये हमारे काम का है नहीं डेटा, बस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीप, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी राज्य बन चुका है, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे कुल दिए हुए हैं। तो ये अपने राज्य से संबंधित जो भी डेटा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारा का सारा जो सोर्स है, ये सोर्स किसका है, मनरेगा का जो ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट से ये वहाँ से उठाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि वर्तमान हालत को देखते हुए भारत में जो काम है, वो काम की जो डिमांड है वो बढ़ाने के साथ ही जल में जुड़ी जो भी योजना है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो वक्त है वो वक्त मांग कर रहा है सुरक्षा की, लोगों के रोज़गार की। तो पिछले दिनों क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा इस पर कई चर्चाएं की गई कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है इसको किस तरीके से रोका जाए और इन मजदूरों को लॉकडाउन की स्थिति में कैसे गांव में पहुंचाया जाए और गांव में पहुंचा करके उन्हें किस प्रकार से रोजगार सृजित किया जाए। तो ऐसे में ग्रामीण वर्ग जो है उसमें कुछ विश्वास की भावना जागृत होगी, और ये जो अवसर के रूप में जो ये कोरोना वायरस दे रहा है, इस अवसर को ग्रैस्प करना होगा गवर्नमेंट को, ताकि वह इन सारी चीज़ों को कर सके। इसके साथ साथ सरकार को जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनके संरक्षण के लिए कार्य करना होगा, चाहे वो जल संरक्षण हो या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात हो, इन सभी में तेज़ी लानी पड़ेगी। और चूंकि एक डेटा भी ये सामने आया है जो बताता है कि जो कोरोना वायरस, इसकी वजह से भारत में लगभग 27.11% जो लोग हैं वो यहाँ पर बेरोजगार हो चुके हैं। मतलब मान के चलिए आपके 100 लोगों में से यहाँ पर 27 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर्स थे या अनस्किल्ड वर्कर्स थे, उन्होंने पलायन की तरफ ज़्यादा रुख किया, उसकी वजह से उनकी नौकरियां चली गई,
क्योंकि यहाँ पर जान ज़्यादा हावी हो गया है यहाँ पर किसी रोजगार से, क्योंकि यहाँ पर ये देखने में आ रहा है और देखना भी उचित है कि जान है तो जहान है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यही बोला है कि जान है तो जहान है। तो लोग यहाँ पर अपनी नौकरियों की फिक्र किए बगैर यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने गांव में, अपने कस्बे में। तो ये जो भावना है, ये भावना उन लोगों के लिए एक कहें कि डर की भावना है। तो इन डर की भावनाओं को दूर करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यहाँ पर सामने आए और सामने आ कर के इन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्र में स्किल वर्कर्स स्किल करें, उनको वहाँ पर उनको नौकरी उपलब्ध कराए। जो शहर क्षेत्र में है, शहर क्षेत्र में लोगों को भी यहाँ पर उनको इस प्रकार से मदद करें, जैसे MSMEs हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराए, ताकि उनके लिए भी भावना जागृत हो और वो भी अपने कार्य को स्टार्ट करें और नौकरी सृजित करें, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा कि जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट मनरेगा की, वो किस प्रकार से दिखाई देती है। दोस्तों ये जो है, ये मनरेगा का ऑफिशियल डैशबोर्ड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जानकारियाँ दी गई है। तो इन जानकारियों का उद्देश्य मेरा ये है कि यदि आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आप जा करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा राज्यवार पूरी जानकारी दी गई है। तो इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया मनरेगा क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है और कोरोना वायरस में किस प्रकार से मदद साबित हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ मैं आपको इसी वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं और फिर नई अन्य प्रकार की जो जानकारी होगी उन वीडियो में मैं आप लोगों को लाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये वीडियोज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जानकारी दूसरों के साथ पहुंचाएं और अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपको लिए बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए और आप उसे त्वरित रूप से देख सकें। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।